हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी इकाई 1 का भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। हम लोग अभी तक टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो में भूमि के बारे में, भूमि का उपयोग, दूसरा नंबर टॉपिक भूमि उपयोग में अंतर। उसके बाद इस टॉपिक में हमें पढ़ना है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। जो भूमि उपयोग है उसको कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम अब टॉपिक पढ़ने। देखिए, रवि ने पूछा, दादाजी भूमि का उपयोग किन किन कारकों से प्रभावित होता है। रवि ने पूछा, दादाजी भूमि का उपयोग किन किन कारकों से प्रभावित होता है। दादाजी ने कहा, देखो, भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है। भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। तो दो कारक उन्होंने बताया और पहला कारक है प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कारक। रवि बोला, प्राकृतिक कारक का क्या मतलब। दादाजी ने कहा, अस्थल रूप में भिन्नता, मतलब जो अस्थल है उसमें भिन्नता, मृदा की विशेषता, मतलब मृदा मीन्स मिट्टी की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, फिर जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक हैं, भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। समझ में आया। कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कारखाने प्रमुखता से लगाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पे कठोर भूमि है वहाँ पे हम लोग कारखाना प्रमुखता से लगाए जाते हैं, जबकि मैदानी भूमि में फसलों की खेती की जाती है। आपसे कोई पूछेगा कि कठोर भूमि में क्या क्या रहता है, तो आप बोलिएगा सर देखिए, कठोर भूमि के कारण जो पठारी क्षेत्र होते हैं, जो क्षेत्र पठार, जिस क्षेत्र में पठार अधिक होते हैं वहाँ पे कारखाना लगाया जा सकता है। और मैदानी जो भूमि है, मैदानी भूमि, उसमें फसलों की खेती हो सकती है। पठारी क्षेत्रों में भी जहाँ खनिज पाई जाती है, क्या पाई जाती है, खनिज, वहाँ खनन कार्य किए जाते हैं। खनन मतलब खूनवाना और उसमें से कोयला वगैरह निकालना, खनिज सब निकालना। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती, जहाँ पे बारिश वगैरह होता है, मानसून अच्छा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग धान की खेती करते हैं, मतलब चावल की खेती। शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। तो जो जलवायु शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं की खेती होती है। मधु ने कहा, और मानवीय कारक। दादाजी ने कहा, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। दादाजी ने क्या कहा, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिक यानी जो मजदूरा का काम करते हैं, लेबर वगैरह काम करते हैं, तो श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अंतर आ जाता है। शहरों के पास भवनों के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ी है, परंतु भूमि की मात्रा सीमित है। इस समस्या से निपटने की तरकीब भारतीय वैज्ञानिक एवं शहर नियोजकों ने भी ढूंढ ली है। हाँ दादाजी, हमारे गांव की खाली पड़ी बंजर जमीन पर पंचायत भवन बनाया गया है। यह भी तो बदलते भूमि उपयोग का उदाहरण हुआ ना। दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक समझे। कहने का मतलब जो है, कह रहा है तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, पहला जो पॉइंट है ये तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, तो वो टेक्नोलॉजी को लेकर कह रहा है। दूसरा कह रहा है जनसंख्या वृद्धि। कहने का मतलब है कि एक आदमी है, किसान है, जिसके पास 10 कट्ठा का खेत है। अब वो 10 कट्ठा खेत है और उस किसान के 2 बच्चे हुआ, तो जमीन तो था 10 कट्ठा, लेकिन अब 2 बच्चे हैं, तो जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन दोनों को हिस्सा दिया जाएगा भाई, कि भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो दोनों के हाथ में कितना मिलेगा, 5-5 कट्ठा। जमीन तो 10 कट्ठा ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ा तो अब वो जमीन 5-5 कट्ठा में डिवाइड हो गया। फिर अब ये दोनों के बच्चे 2-2 हो गए, तो वो जो 10 कट्ठा जमीन था 5-5 कट्ठा दोनों में बांटा गया। एक भाई को 2 बच्चा, फिर एक भाई को 2 बच्चा, तो वो 5 कट्ठा जो जमीन था वो 2.5 कट्ठा मिल गया।
एक को 2 कट्ठा मतलब 2.5 कट्ठा और फिर दूसरे को भी 2.5 कट्ठा, ऐसे ज़मीन का बंटवारा हो गया। तो ज़मीन तो घटते गई, तो अब उसमें तो खेती होगी नहीं 2.5 कट्ठा में। तो अब हुआ क्या कि भाई इस पे अब घर बना दो। तो वो ज़मीन थी खेती वाला, उस ज़मीन पे खेती किया जाता था, लेकिन आज वो उस ज़मीन पे घर बन गया। जिसके पास पैसा वो घर बनाया, नहीं तो जिसके पास पैसा नहीं उसको बेच दिया। अब जो खरीदा उस पर हो सकता है कि कोई फैक्ट्री लगा दे उस ज़मीन पर, तो फैक्ट्री लगा दिया। तो ज़मीन तो था खेती के लिए, लेकिन उस पर फैक्ट्री लग गई। तो ये चीज़ है। तो सही दादाजी ने क्या कहा है कि तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों में उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर, ये चीज़ बताया। दादाजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब देखिए जानकारी, ये जानकारी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, मुंबई के निकट की दलदली भूमि, मुंबई के निकट की दलदली भूमि को सुखाकर, मतलब जो दलदली भूमि होते हैं उसको सुखाकर ठोस भूमि में बदला जाता है, बदला गया तथा वहाँ नवी मुंबई शहर का विकास किया गया। तो नवी मुंबई शहर का कहाँ विकास हुआ है? तो ये कह रहा है कि मुंबई के निकट दलदली भूमि, मतलब जो भूमि था वो दलदली था, वो ज़मीन दलदल था, उस दलदली को सुखा दिया गया, उस दलदली भूमि को सुखाकर उसको ठोस बना दिया गया। और ठोस जब वो बन गया तो वहाँ एक नया शहर बना और उस शहर का नाम है नवी मुंबई। उस शहर का क्या नाम है? नवी मुंबई। देखिए अब एक अगला, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई मतलब पानी वगैरह खेत में डालना, तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी। तो राजस्थान का एक ऐसा गंगानगर क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था किया गया, और वहाँ पे व्यवस्था जब सिंचाई का हो गया तो वहाँ पे खेती करने लगा लोग, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाता है। मतलब राजस्थान का जो क्षेत्र है गंगानगर, वो भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्र में गिना जाता है। दलदली भूमि पर विकसित नवी मुंबई शहर और वो राजस्थान का गंगानगर, अब वो खेती के लायक हो गया ज़मीन। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, भूमि उपयोग प्रारूप। आसपास के 2 गांवों की भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए तथा उसका विश्लेषण कीजिए। मतलब ये आपका एक तरह से एक्टिविटी है, अपने आस पड़ोस की ज़मीन का ये कलेक्शन कीजिए कि हाँ भाई वहाँ पे जो ज़मीन है वो उसका क्या उपयोग है, क्या लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन ये आपका है काम, ये आप खुद से कीजिएगा। आगे देखिए, दादाजी ने कहा, रवि, भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाला उपयोग के आंकड़ों से है। कहने का मतलब भूमि उपयोग का क्या अर्थ हुआ, भूमि उपयोग का अर्थ क्या हुआ? तो कुल उपलब्ध भूमि मतलब जितना उपलब्ध भूमि है, विविध कार्यों में होने वाले उपयोग, मतलब कि अब सारे ज़मीन पे तो खेती हो नहीं रही है। कोई ज़मीन है जिस पे वहाँ पे बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं, किसी ज़मीन पे खेती हो रही है, किसी ज़मीन पे पटरी बिछा दिया गया है, वहाँ से रेलवे ट्रैक को निकाल दिया गया, किसी ज़मीन को सड़क बना दिया गया है। तो ये कह रहा है कि दादाजी कहते हैं कि रवि, भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि के विविध कार्यों में होने वाले उपयोग, अलग अलग कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। ये आंकड़ा आपको बनाना पड़ेगा कि भाई अब कुछ ऐसा भी ज़मीन है जिसमें गड्ढा खोद के मछली पालन हो रहा है, तो ज़मीन का उपयोग अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र, मतलब कहीं तो वन क्षेत्र अधिक मिलता है, तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र मिलता है। वन क्षेत्र का मतलब कहीं कहीं जंगल झाड़ पूरा मिलता है, तो कहीं पे बोई गई ज़मीन मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, तो कहीं पर बंजर भूमि क्षेत्र अधिक मिलता है। हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। तो भूमि संबंधी आंकड़ा जो है या उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? भू राजस्व। कौन रखता है? भू राजस्व विभाग। मतलब एक विभाग है जिसका नाम है भू राजस्व विभाग। इस भू राजस्व विभाग का काम है कि भूमि का उपयोग का आंकड़ा इकट्ठा करके रखना। ये चीज़ हमने बता दिया। भूमि उपयोग वर्ग। अब भूमि उपयोग जो वर्ग है उसके बारे में जानते हैं। दादाजी ने आगे बताया, मधु भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग हैं। वन क्षेत्र की भूमि,
कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब भूमि उपयोग वर्ग, एक तो वन क्षेत्र की भूमि हो गया और दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब देखिए, बंजर एवं व्यर्थ भूमि, बंजर एवं व्यर्थ भूमि का अख है सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि। दो चीज़ समझिए, बंजर एवं व्यर्थ भूमि और दूसरा है सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि। आगे बताते हैं। चालू पड़ती भूमि, मतलब चालू पड़ती भूमि का मतलब क्या हुआ? जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो तो उसको कहते हैं चालू पड़ती भूमि। जिस भूमि पर, मतलब जिस जमीन पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं हुआ हो, मतलब 1 साल से खेती नहीं हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं चालू पड़ती भूमि। अन्य पड़ती भूमि, अन्य पड़ती भूमि, अन्य पड़ती भूमि किसको कहते हैं? तो जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय कृषि नहीं की गई हो तो उसको बोलते हैं अन्य पड़ती भूमि। मतलब पड़ती भूमि 2 तरह का होता है, एक होता है चालू पड़ती भूमि और दूसरा होता है अन्य पड़ती भूमि। तो चालू पड़ती भूमि जो है उस भूमि को कहते हैं जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं हो रहा हो, कृषि कार्य नहीं हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं चालू पड़ती भूमि। और अन्य पड़ती भूमि हम उस भूमि को कहते हैं जिस पर 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय से कृषि कार्य नहीं हो रहा हो, तो वैसे भूमि को हम कहते हैं अन्य पड़ती भूमि। 2 तरह का भूमि हम लोग समझ गए, पड़ती भूमि। अब अगला जो टॉपिक है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। अन्य कृषि अयोग्य भूमि यानी अस्थायी चारागाह की भूमि। अन्य कृषि अयोग्य मतलब अन्य कृषि अयोग्य भूमि क्या होता है? अस्थायी चारागाह की भूमि। और कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब कृषि योग्य बंजर भूमि। तो कह रहा है कि कृषि योग्य बंजर भूमि क्या होता है? तो जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो वो होता है कृषि योग्य बंजर भूमि। वो कौन सी भूमि होती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक, शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि, अब हमें इसे जानना है। भूमि संरक्षण की आवश्यकता, भूमि संरक्षण की आवश्यकता। रवि ने दादाजी से कहा इस प्रकार तो बढ़ते उपयोग के कारण भूमि पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी का जब आप अधिक उपयोग कीजिएगा तो वो आदमी चिड़चिड़ा नहीं जाता है। जमीन मान लीजिए किसी आदमी को बार बार दोहराना है कि जाओ दुकान से ये लेकर आओ, जाओ दुकान से ये लेकर आओ, तो आदमी अंदर से गुस्सा आ जाएगा। तो रवि का कहने का मतलब है कि दादाजी जमीन का तो बहुत उपयोग हो रहा है, खेती बाड़ी उस पर ये चीज़ हो रहा है, तो क्या जमीन पर मतलब दबाव नहीं बढ़ रहा होगा? ये कह रहा है भूमि पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। दादाजी ने बोला बिल्कुल सही। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। बात सही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जो वन वाला क्षेत्र है उसको जंगल काटकर वहां पे घर बनाया जा रहा है। उस क्षेत्र को मतलब कि वहां पे डेवलपमेंट, ये जमीन जथा ये सब चीज़ बनाया जा रहा है। वन तो कम हुआ ना, पेड़ पौधे तो कटते जा रहे हैं और पेड़ पौधे कट के वहां पे बड़ी से बड़ी इमारत बन रही है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो पेड़ पौधे तो कटते जा रहे हैं। अब देखिए, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी अधिक उपयोग हुआ है। पहले रासायनिक उर्वरक का मतलब खाद, जो हम लोग मार्केट से जाके वो पैकेट में खरीद के लाते हैं खाद और खेत में डाल देते हैं और वही खाद डालकर हम अधिक से अधिक फसल उपजाते हैं। हम लोग गोबर वगैरह नहीं डालते हैं। पहले खेत में वो खाद नहीं डाला जाता था जो आज मार्केट में बिक रहा है, उसके जगह पे गाय का गोबर सड़ जाता था, उस गोबर को हम लोग डालते थे खेत में। तो ये कह रहे हैं रासायनिक उर्वरकों का भी काफ़ी अधिक उपयोग हुआ। अति सिंचन और पशुचारण की क्रियाएं भी हुई हैं। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीय का गुण भी बढ़ा है और इन सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है। तो भूमि का जो स्वाभाविक गुण है उसमें ह्रास आ रहा है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। भूमि का क्या कहा जाता है? निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण किसको कहते हैं? भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास। जो भूमि का स्वाभाविक गुण है उस गुणों की कमी जो हो रही है, उसकी ह्रास हो रही है, उसको हम बोलते हैं भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। भूमि के अवैज्ञानिक अनियोजित उपयोग के कारण मरुभूमि का प्रसार, भूमि कटाव, भूमि के बंजर होने जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो भूमि की कौन कौन सी समस्या हो रही है जी? मरुभूमि का प्रसार,
भूमि कटाव, भूमि के बंजर होने का मतलब ज़मीन बंजर हो रहा है। मरुभूमि यानी कि जो भूमि है उसका कटाव, भूमि कटाव यानी भूमि का कटाव हो रहा है। मधु ने कहा तब तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है, मतलब भूमि को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही सारा मिट्टी कट कट के बह जाएगा। भूमि का कटाव यानी कि मिट्टी सब वो कट कट के खत्म होते जा रहा है। तो अब संरक्षित कैसे करें, आगे देखते हैं। इसके लिए क्या क्या करना होगा, इस बात को किसने कहा है, मधु ने कहा। मधु ने कहा तब तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या क्या करना होगा, दादाजी बोले इसके लिए हम छोटे छोटे कुछ उपाय या काम करने होंगे। जैसे भूमि का उपयोग नियोजित तरीकों से हो, भूमि का उपयोग एक नियोजित तरीके से हो, भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। भूमि पर क्या बढ़ाया जाए, वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। जैविक कृषि पर बल दिया जाए, जैविक कृषि पर बल दिया जाए। मरुभूमि के सीमांत झाड़ियाँ लगाई जाए, जो मरुभूमि है वहाँ पे झाड़ियाँ लगाइए। भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण। आप देखते होंगे गांव पर जो नहर वगैरह पे जो रोड वो क्या कहते हैं उसको, बांध जो बनाया था, उस बांध पर पेड़ पौधा लगाया, चाहे सड़क के किनारे पेड़ पौधा लगाया था। वो इसलिए लगाया था ताकि वहाँ का मिट्टी बह ना जाए आगे, उस मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए उस वृक्षारोपण किया जाता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं, भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाएं और उसको मतलब चारों तरफ से दीवारें बनाया जाए, ये चीज़ है। और आगे हम देखते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। इन कार्यों के द्वारा हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं तथा इस संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। रवि बोला दादाजी देखिए खेत में कितनी तेजी से पानी आ रहा है, इससे तो हमारे खेत की मिट्टी भी कटेगी और फसलों को भी नुकसान होगा। बात सही है, खेत में अगर अधिक तेजी से पानी आएगा तो मिट्टी को बहा के लेकर चला जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर चला जाएगा। बात सही है, मतलब मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान खेत से पानी होकर जा रहा है तो वो सारे जो मिट्टी होंगे उसको बहा कर वो दूसरी जगह लेकर चला जाएगा। तो यही कह रहा है दादाजी देखिए खेत में कितनी तेजी से पानी आ रहा है, इससे तो हमारे खेत की मिट्टी भी कटेगी और फसलों का भी नुकसान होगा। दादाजी ने कहा हाँ चलो हम मिलकर इसे मिट्टी से भर दें ताकि जल का खेत में जाना बंद हो जाए, सब मिट्टी के कटाव को रोकने में लग जाए और जिससे खेत में जल भराव ना हो। क्या कहते हैं दादाजी? दादाजी ने कहा हाँ चलो हम मिलकर इसे मिट्टी से भर दें ताकि जल का खेत में जाना बंद हो जाए और सब मिट्टी के कटाव को रोकने में लग जाए, जिससे खेत में जल भराव ना हो। अब हम पढ़ेंगे मृदा। मृदा इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।